हेलो स्टूडेंट्स। तो आज जो है प्रीवियस ईयर जेईई में नॉलेज है ट्रिपली ईयर 2002 टू 2008 चैप्टर बायोमोलिक्यूल्स का डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। तो 2019 एंड 2020 इसको एक साथ डिस्कस करेंगे जब 2020 का जेईई में 2.0 जो कि जुलाई में होने वाला हो जाएगा, उसके बाद इसको डिस्कस कर देंगे। अभी इसको रहने देते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट कि हम जो है सबसे पहले क्वेश्चन बताएंगे, उसके बाद आंसर की। और आप लोग सारे क्वेश्चन को खुद से अटेम्प्ट कीजिएगा, क्योंकि सिर्फ सॉल्यूशन देखने से कोई फायदा नहीं होगा। आंसर की के बाद हम लोग एक एक करके सॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे हर एक क्वेश्चन का। तो आप लोग खुद से अटेम्प्ट कीजिए, जो क्वेश्चन ना बने सिर्फ उसी का सॉल्यूशन देखिए, जिससे कि आपका भी टाइम बचेगा। और यदि आप खुद से क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करते हैं तो सिर्फ सॉल्यूशन देखने से कोई फायदा नहीं होगा। तो स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है, इसके बाद फिर ये सेकंड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन है, उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन है, सिक्स्थ क्वेश्चन है, सिक्स का ऑप्शन ABCD, सेवंथ क्वेश्चन है, एट्थ क्वेश्चन है, नाइन्थ क्वेश्चन है, 10th क्वेश्चन है, 11th क्वेश्चन, 12th क्वेश्चन, 13th क्वेश्चन, 14th क्वेश्चन, 15th क्वेश्चन, 16th क्वेश्चन, 17th क्वेश्चन, 18th, 19th, 20, 21 का ऑप्शन फर्स्ट, सेकेंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन। इसके बाद फिर 22। अब सभी का आंसर की फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट्थ, नाइन्थ, 10th, 11th, 12th, 13, 14, 15 और यहाँ से 22 तक। तो क्वेश्चन नंबर 1 से डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। इस लेक्चर में क्वेश्चन 1 to 11 तक डिस्कस करेंगे, उसके बाद अगले लेक्चर में क्वेश्चन 12 to 22 तक डिस्कस कर देंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है द फंक्शनल ग्रुप विच इज फाउंड इन एमिनो एसिड। तो अमीनो एसिड में कौन सा फंक्शनल ग्रुप पाया जाता है? तो सबसे पहले तो अमीनो एसिड का जनरल फॉर्मूला लिखिए। H, यहाँ पे एक COOH रहता है और इसी कारण से एक NH2 अटैच रहता है और एक अल्काइल ग्रुप रहता है। अब अल्काइल ग्रुप में सिर्फ हाइड्रोजन भी हो सकता है, सिर्फ CH3 भी हो सकता है, या फिर कोई और फंक्शनल ग्रुप भी हो सकता है, लेकिन ये कंफर्म नहीं है कि इसमें क्या है। डिपेंड करेगा कौन सा अमीनो एसिड है उस पर। तो पहला COOH ग्रुप, तो हाँ COOH ग्रुप तो कंफर्म ही रहेगा। NH2 ग्रुप तो ये भी कंफर्म रहेगा। देखिए यहाँ CH3 जरूरी नहीं है, ये डिपेंड करेगा अल्काइल ग्रुप पे। तो बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी ये करेक्ट है कि COOH और NH2 कार्बोजाइलिक एसिड ग्रुप और एमिनो ग्रुप, ये दो ग्रुप तो रहेगा ही रहेगा। ऑप्शन डी करेक्ट है। इसके बाद फिर सेकंड क्वेश्चन, RNA इज डिफरेंट फ्रॉम DNA बिकॉज RNA कंटेंस। तो ये बोल रहा है कि RNA जो है DNA से डिफरेंट होता है, क्यों? तो RNA में क्या क्या होता है? तो RNA में राइबोज शुगर होता है, बीटा डी राइबोज होता है RNA में, जबकि DNA में बीटा D2 डीऑक्सीराइबोज होता है। DNA डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड और ये राइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो RNA में राइबोज शुगर होता है, ऑप्शन ए बी, मतलब CD रिजेक्टेड, डीऑक्सीराइबोज शुगर नहीं होता है। अब थायमिन और यूरेसिल, तो DNA में थायमिन होता है जबकि RNA में यूरेसिल होता है। एक्चुअली में 4 बेस वेरिएंट रहता है DNA में और 4 बेस वेरिएंट रहता है RNA में। DNA में वेरिएंट रहता है एडिनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड थायमिन। एडिनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड थायमिन। अब इसी में जब थायमिन के जगह आप यूरेसिल लिख दीजिए, बाकी 3 बेस सेम, तो ये RNA में बेसिस वेरिएंट रहता है एडिनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड यूरेसिल। तो ये 3 बेस तो सेम रहता है, RNA में यूरेसिल वेरिएंट रहता है। तो थायमिन और यूरेसिल में RNA कंटेंस यूरेसिल, ऑप्शन बी ये आपका करेक्ट आंसर है। थायमिन DNA में वेरिएंट रहता है। इसके बाद फिर थर्ड, कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस ऑफ सेल्यूलोज गिव्स। तो सेल्यूलोज जो है बीटा डी ग्लूकोज का पॉलीसेकेराइड से, बीटा डी ग्लूकोज।
तो जब इसका हाइड्रोलिसिस होगा तो ये बीटा डी ग्लूकोज प्रोड्यूस करेगा। तो कौन सा ऑप्शन में है? बीटा डी ग्लूकोज। तो यहाँ डी ग्लूकोज एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन बी, मतलब कि बीटा डी ग्लूकोज। तो डी ग्लूकोज बोलिए। अब यहाँ तो देखिए राइबोज, ये तो आरएनए में रहता है। एल ग्लूकोज ये भी नहीं होगा। डी फ्रक्टोज, फ्रक्टोज भी नहीं रहता है। यहाँ अगर डी और एल की जगह अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज लिखता तब थोड़ा सा कंफ्यूज भी स्टूडेंट हो सकता था कि अल्फा डी ग्लूकोज का पॉलीमर होता है या बीटा डी ग्लूकोज का, लेकिन यहाँ तो एल ग्लूकोज लिख दिया। अब बायोमोलिक्यूल्स में जितना भी पॉलीसेकेराइड्स पर हैं उसमें कहीं पे भी एल ग्लूकोज का पॉलीमर है ही नहीं, तो ये तो ऐसे भी रिजेक्टेड ही है। डी ग्लूकोज लिखा है। अल्फा डी बीटा डी अगर ऑप्शन रखता तो थोड़ा सा अच्छा ऑप्शन माना जाता है। ये तो बहुत ही इजी है, ऑप्शन भी करेक्ट होगा। इसके बाद फिर फोर्थ, द रीजन फॉर डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए इज ऑपरेशन ऑफ। तो बोल रहा है कि डीएनए में जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर रहता है इसके लिए कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल है? डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन या फिर वैन डर वाल फोर्स है। तो जो हेलिक्स स्ट्रक्चर रहता है वे एक दूसरे के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग के साथ हेल्ड टुगेदर रहता है, मतलब पेयर ऑफ बेस एक दूसरे के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है। एजीसीटी आपका बेस होता है। तो ए और टी, जी और सी, मतलब एडेनिन और थाइमिन एक दूसरे के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग से कनेक्टेड रहता है। ग्वानिन एंड साइटोसिन एक दूसरे के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग से कनेक्टेड रहता है, मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर रहता है। इसके बाद फिर फिफ्थ क्वेश्चन, विच बेस इज प्रेजेंट इन आरएनए बट नॉट इन डीएनए। तो डीएनए में प्रेजेंट रहता है ए, जी, सी, टी, और टी के जगह अगर यू कर देते हैं ए, जी, सी, यू, तो ये आरएनए में प्रेजेंट रहता है, मतलब एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड यूरेसिल। तो यूरेसिल जो है आरएनए में प्रेजेंट रहता है लेकिन डीएनए में प्रेजेंट नहीं रहता है। यूरेसिल के जगह थाइमिन प्रेजेंट रहता है डीएनए में। तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ये आरएनए में तो प्रेजेंट रहता है लेकिन डीएनए में प्रेजेंट नहीं रहता है। ग्वानिन देखिए दोनों में है। साइटोसिन, तो ये देखिए दोनों में है साइटोसिन। एडेनिन मतलब थाइमिन, तो थाइमिन डीएनए में प्रेजेंट है जबकि आरएनए में प्रेजेंट होना चाहिए, डीएनए में प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। तो ये तीनों ऑप्शन इनकरेक्ट है, ऑप्शन सी करेक्ट है। यूरेसिल आरएनए में प्रेजेंट होता है लेकिन डीएनए में प्रेजेंट नहीं होता है। इसके बाद फिर 6, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग मोलिकुलर फॉर्मूला 60 इज फाउंड टू कंटेन कार्बन 20%, हाइड्रोजन 6.7%, नाइट्रोजन 46.67%, while rest is oxygen. On heating it gives NH3 along with a solid residue. The solid residue gives violet color with alkaline copper sulfate solution. The compound is. तो आपको बताना है कि कौन सा कंपाउंड है जिसका मोलिकुलर मास 60 होना चाहिए, उसमें कार्बन 20%, हाइड्रोजन 6.67%, नाइट्रोजन 46.67%, रेस्ट ऑक्सीजन, मतलब 100 माइनस 20 माइनस 6.67 माइनस 46.67, ये ऑक्सीजन हो जाएगा क्योंकि टोटल 100% होना चाहिए, जिसमें से बाकी 3 का परसेंटेज दिया हुआ है तो 1 का निकाल सकते हैं। उसके बाद इसको हीट करते हैं तो ये अमोनिया प्रोड्यूस करता है और इसके साथ साथ सॉलिड रेसिड्यू मिलता है, और जो सॉलिड रेसिड्यू है वो वायलेट कलर का कॉम्प्लेक्स देता है विथ अल्कलिन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। तो अगर आप ऑप्शन चेक कीजिएगा तो मोलिकुलर मास 60 का एक ही कंपाउंड है ये, आप मोलिकुलर मास चेक कर लीजिए। तो इसमें देखिए 12 इंटू 3, कार्बन के कारण 36, 7 हाइड्रोजन है तो +7, एक ऑक्सीजन है तो +16 और एक नाइट्रोजन है तो +14। ये 60 से ज्यादा आता है, 43 + 16 तो ये 59 + 14 तो ये 73 आता है, तो 60 मोलिकुलर मास ही नहीं है। नेक्स्ट, तो इस केस में 14 + 2, 16 इंटू 2, 32 + 12 + 16 ऑक्सीजन के कारण, तो ये आपका आता है 60 के इक्वल। तो ये एक ऑप्शन है, बाकी ये दोनों में 60 नहीं आता है, तो यही एक ऑप्शन बच जाता है। जैसे इसमें देखिए 12 इंटू 2, कार्बन के कारण 24 + 5 हाइड्रोजन के कारण +16 ऑक्सीजन के कारण +14 नाइट्रोजन के कारण, तो 16 +
14 30 प्लस 29 24 प्लस 5, तो ये 59 ही होता है, 30 प्लस 29, जबकि 60 चाहिए, तो ये भी रिजेक्टेड। अब इसमें CH3NC ट्रिपल बॉन्ड O, तो 12 प्लस 3 प्लस 12 इंटू 2, कार्बन 2 है, तो 24 प्लस 3 प्लस 14 प्लस 16, तो ये भी 30 प्लस 27, तो ये 57 ही आता है, जबकि 60 चाहिए। तो एक ही ऑप्शन है, मोलिकुलर मास 60 है, तो ज्यादा कुछ ये सब रिएक्शन वगैरह करने का जरूरत है नहीं तो आप सबसे पहले तो इंपेरिकल फॉर्मूला निकालिएगा, परसेंटेज दिया हुआ है, तो उसके बाद फिर इंपेरिकल फॉर्मूला से मोलिकुलर मास के अकॉर्डिंग आप मोलिकुलर फॉर्मूला निकालिएगा, फिर उसका रिएक्शन करवाइएगा, तो ये अमोनिया देना चाहिए, मतलब हीट करवाने के बाद, और जो सॉलिड रेसिड्यू देगा उसका रिएक्शन अल्केलिन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से करवाइए, तो वो वायलेट कलर शो करना चाहिए। तो इतना सब करने की जगह सिर्फ आप मोलिकुलर मास भी चेक कर लेंगे ऑप्शन से, तब भी आपका आंसर सही हो जाएगा, तो ये सब करने का जरूरत है नहीं। इसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, इन बोथ DNA एंड RNA हेट्रोसाइक्लिक बेस एंड फॉस्फेट स्टर लिंकेजेस आर 8। तो ये पूछ रहा है कि DNA और RNA में जो बेस परिएंट रहता है और जो फॉस्फेट परिएंट रहता है वो स्टर के लिंकेजेस से कहाँ से कनेक्टेड रहता है। तो बेस तो C1 कार्बन से कनेक्टेड रहता है और C5 से फॉस्फेट स्टर लिंकेजेस रहता है। तो C5 डैश एंड C1 डैश रिस्पेक्टिवली ऑफ द शुगर मॉलिक्यूल, तो ये गलत है, C5 नहीं, C1 एंड C5 डैश होना चाहिए, रिस्पेक्टिवली लिख दिया है ना, क्योंकि C1 से बेस कनेक्टेड रहता है और C5 से फॉस्फेट, C1 एंड C5, तो ऑप्शन बी ये आपका करेक्ट है। यहाँ तो C2 दे दिया, C2 से तो कुछ भी कनेक्ट नहीं रहता है इन दोनों में से, यहाँ पे भी C2 है, तो इन दोनों में से कुछ भी कनेक्टेड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म एनोमर ऑफ ग्लूकोज रेफर्स टू, तो ग्लूकोज का एनोमर क्या कहलाएगा। तो सबसे पहले एनोमर का डिफिनीशन क्या होता है आपको पता ही होगा। तो एनोमर होता है सुगर्स व्हिच हैव डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन एट C1 आर नोन एज एनोमर्स। तो C1 कार्बन पे कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो, बाकी जितना भी कार्बन है सभी का कॉन्फ़िगरेशन एज इट इज रहे। तो सभी का कॉन्फ़िगरेशन एज इट इज है, सिर्फ एक का कॉन्फ़िगरेशन चेंज हुआ है, तो एक दूसरे का डायस्टीरियोमर कहलाएगा। ऑप्शन है इनांशियोमर ऑफ ग्लूकोज, तो इनांशियोमर नहीं होगा, इनांशियोमर के लिए जितना भी कायल कार्बन है सभी का कॉन्फ़िगरेशन चेंज होना चाहिए सभी जगह, तब जाके इनांशियोमर होता है, क्योंकि पूरा मॉलिक्यूल का मिरर इमेज तभी बनेगा, तो ये गलत है। नेक्स्ट, आइसोमर ऑफ ग्लूकोज दैट डिफर इन कॉन्फ़िगरेशन एट कार्बन 1 C1। तो हाँ, ग्लूकोज का आइसोमर होता है जो कि एक दूसरे के साथ C1 कार्बन पे कॉन्फ़िगरेशन में डिफर रहता है, मतलब C1 पे कॉन्फ़िगरेशन चेंज होता है, तो ऑप्शन भी करेक्ट है और यही आंसर हो जाएगा। बाकी आप चेक कर लीजिए, आइसोमर ऑफ ग्लूकोज दैट डिफर इन कॉन्फ़िगरेशन एट कार्बन 1 एंड 4, तो नहीं, कार्बन 1 पे सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन डिफर करना चाहिए, C4 पे नहीं, एक ही जगह करे। नेक्स्ट, ए मिक्सचर ऑफ डी ग्लूकोज एंड एल ग्लूकोज, तो ये भी गलत है, डी ग्लूकोज और एल ग्लूकोज का मिक्सचर नहीं होता है एनोमर। इसके बाद फिर नेक्स्ट, द पिरिमिडीन बेसिस परिएंट इन DNA आर। तो ये बोल रहा है कि DNA में जो बेसिस परिएंट रहता है उसमें से पिरिमिडीन बेसिस कौन कौन सा होता है। तो हम यहाँ पे टोटल ही बता देते हैं, आपके पास टोटल कौन कौन सा बेस होता है, AGCT और U। AGCT DNA में परिएंट होता है और AGCU RNA में परिएंट होता है। तो इसमें से CTU जो है ये आपका पिरिमिडीन बेसिस होता है और AG प्यूरिन बेसिस होता है, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर पिरिडीन टाइप होता है और इसका प्यूरिन टाइप होता है। आप NCERT में जब इसका स्ट्रक्चर देखिएगा तो पता लग जाएगा। तो CTU साइटोसिन, थायमिन और यूरेसिल, लेकिन DNA में CT परिएंट रहता है, मतलब साइटोसिन एंड थायमिन, ये आपका पिरिमिडीन टाइप है, तो साइटोसिन एंड थायमिन, ऑप्शन ए ये करेक्ट है। AG जो है प्यूरिन टाइप है, एडेनिन एंड ग्वानिन, और ये दोनों में परिएंट रहता है। लेकिन अगर पूछा जाए कि पिरिमिडीन बेसिस परिएंट इन RNA आर, तो पिरिमिडीन बेसिस परिएंट इन RNA, तो थायमिन को हटा दीजिए, मतलब साइटोसिन एंड यूरेसिल, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता अगर यहाँ DNA की जगह RNA लिखा हुआ होता तो, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट होगा। इसके बाद फिर 10th क्वेश्चन, द सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ ए प्रोटीन रेफर्स टू। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर प्रोटीन का
क्या होता है? तो ये एक्चुअली में अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। तो ऑप्शन बी करेक्ट है, अल्फा हेलिकल बैकबोन, यही आपका सेकेंडरी स्ट्रक्चर प्रोटीन में रहता है। इसके बाद फिर क्वेश्चन 11, अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी प्लस ग्लूकोज आर। तो ये पूछ रहा है अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज क्या होता है एक दूसरे का। तो अल्फा डी और बीटा डी एक दूसरे का एनोमर होता है, क्योंकि अल्फा डी और बीटा डी में C1 कार्बन पे कन्फिग्रेशन चेंज होता है, बाकी सबका कन्फिग्रेशन एज इट इज रहता है। तो ऑप्शन सी करेक्ट है, एनोमर। एनोमर का डिफिनीशन ही होता है शुगर विच हैव डिफरेंट कन्फिग्रेशन एट C1 कार्बन, तो ये एनोमर कहलाता है। और एपीमर का डिफिनीशन होता है शुगर विच हैव डिफरेंट कन्फिग्रेशन एट ओनली सिंगल स्टीरियोजेनिक कार्बन अदर देन C1। तो C1 के अलावा किसी और कार्बन पे कन्फिग्रेशन चेंज हो, सिर्फ एक कार्बन का कन्फिग्रेशन चेंज हो, तो उसको इपीमर कहते हैं। इनांसियोमर तो पता ही है, जितना भी कार्बन कायल है सभी का कन्फिग्रेशन चेंज हो जाए। जो कन्फिग्रेशन एक मॉलिक्यूल में है तो उसमें अपोजिट रहे, जितना कायल कार्बन सभी का, तो वो इनांसियोमर कहलाएगा। कन्फॉर्मर तो एक दूसरे में इंटरकन्वर्टिबल होता है रोटेट करने के बाद। ये सब तो स्टीरियो आइसोमर के टाइम हम अच्छे से बताए हैं, कन्फॉर्मर, इनांसियोमर, ये सब। अब जो है अगले लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 12 से डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।